हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक एडिटोरियल के बारे में जिसको शेखर गुप्ता जी ने लिखा है, और इस एडिटोरियल को हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे यूपी पीसीएस में इससे संबंधित, या हम कहें कि जो 1917 की रूसी क्रांति है उससे संबंधित, साम्यवाद समाजवाद से संबंधित 4 प्रश्न के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इस एडिटोरियल के डिस्कशन करने के पश्चात वो हम क्वेश्चंस भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर वे 4 प्रश्न हैं, उस प्रश्न को भी पढ़ लें ताकि एडिटोरियल को पढ़ते वक्त इसमें से हम कुछ बातें इंटर रिलेट कर पाएँ। तो एक प्रश्न है जो कि यूपी पीसीएस में पूछा था कि लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था, मूल्यांकन कीजिए। फिर एक प्रश्न यूपी पीसीएस में ही पूछा है, सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति की सफलता के क्या कारण थे, उसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, साम्यवाद यानी कम्युनलिज्म पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन प्रश्नों पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एडिटोरियल पर बातें कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध दरअसल चला था 1945 से लेकर के 1991 के बीच तक शीत युद्ध चला था, 1945 टू 1991। और शीत युद्ध चला था किन 2 देशों के बीच में? तो एक देश था अमेरिका, एक देश था रसिया। ये युद्ध किस प्रकार से था? तो ये वाला जो युद्ध था वो एक प्रकार से जो मुंह से होता है, यानी कि जो विचारधारात्मक युद्ध होता है उस प्रकार से था। यानी शीत युद्ध कोई ऐसा युद्ध नहीं था कि उसमें मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं या युद्ध लड़ा जा रहा है, उस प्रकार से फिजिकल युद्ध, या कहें कि जो एटर्नली क्या बोलते हैं उसे, यानी कि डिफेंस से संबंधित जो युद्ध होता है या सुरक्षा से संबंधित, वैसा युद्ध नहीं था। ये विचारधाराओं का युद्ध था जो कि लंबे समय तक चला था। 1914 से लेकर के 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। फिर 1939 से लेकर के 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद 1945 से लेकर के 1991 तक चला था शीत युद्ध। और 1991 को सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, इसका विघटन हो गया। और इसके विघटन होने के बाद 15 नए देश निकल करके आए, जिसमें से एस्टोनिया, लाटविया, अगर हम इसको 15 देश देखें कि जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया तो कौन कौन से देश निकल कर आए उसमें? तो एस्टोनिया, फिर लाटविया, लिथुआनिया, फिर उसमें बेलारूस, यूक्रेन को लेकर के खूब विवाद चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य। फिर जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्री हैं, उसमें से जैसे अगर देखें तो तुर्कमेनिस्तान, फिर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, फिर अज़रबैजान भी है और जॉर्जिया भी है। तो इस प्रकार से 15 कंट्री हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 3 कंट्री और हैं इसमें। तो वो 15 कंट्री का टूट हो गया था, विघटन हो गया था। कब? 1991 में, 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद इन 15 नए देशों का निर्माण हो गया था। तो यही बात कर रहे हैं लेखक कि शीत युद्ध की समाप्ति, अच्छा शीत युद्ध की समाप्ति कब हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में यूएसएसआर के विघटन के पश्चात हो गया। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति और रणनीतिक समुदायों में कई नए विचार उभरे। इसमें प्रमुख था 1993 में सैमुअल हेटिंगटन द्वारा पेश किया गया सभ्यताओं के संघर्ष का विचार। देखिए, 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति और रणनीतिक समुदायों में कई नए विचार उभरे। इनमें प्रमुख था, क्या प्रमुख था? तो 1993 में सैमुअल हेटिंगटन द्वारा पेश किया गया सभ्यताओं के संघर्ष का विचार फिर से 1993 में पेश किया गया। किसने पेश किया? तो सैमुअल हेटिंगटन ने पेश किया।
क्या पेश किया? तो सभ्यताओं के संघर्ष का विचार पेश किया। यह विचार फ्रांसिस फुकुयामा की किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन की प्रतिक्रिया में उभरा। यह कहना जल्दबाजी होगा कि ये दोनों विचार आज यूक्रेन के बूचा, मारियोपोल और खार्किव, ये सब वहाँ के शहर हैं, यूक्रेन के शहर, जैसे बूचा, मारियोपोल, खार्किव, इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव। तो ये सब वहाँ के इम्पोर्टेंट सिटी हैं। कहाँ के? यूक्रेन के। यह कहना जल्दबाजी होगा कि ये दोनों विचार आज यूक्रेन के बूचा, मारियोपोल, कौन से दोनों विचार? 1993 में पेश किया गया सैमुअल हिटिंगटन का सभ्यताओं का संघर्ष का विचार, जो कि फ्रांसिस फुकुयामा की किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन से जो दो विचार हैं। तो ये दोनों विचार इसमें हम देख सकते हैं यूक्रेन के शहरों बूचा, मारियोपोल और खार्किव के मलबों में दफन नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो शीत युद्ध के बाद के विमर्शों और सिद्धांतों को फिर से जिंदा करने के लिए काफी है। हो यह रहा है कि स्लाव लोगों से ही लड़ रहे हैं, यानी एक ही श्वेत नस्ल वालों में ठनी हुई है। रूढ़िवादी ईसाई, ये देखिए गजब की ये तो राइटिंग है, इसमें लिखा हुआ है कि स्लाव लोगों से ही लड़ रहे हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है, यानी एक ही श्वेत नस्ल वालों में ठनी हुई है। ये लाइन थोड़ा सा आपत्तिजनक है, एक ही श्वेत नस्ल वालों में ठनी हुई है। ये जो लाइन है ये थोड़ा सा विवादास्पद है, क्योंकि एक ही श्वेत नस्ल वालों में ठनी हुई है में निहित है कि बताओ एक ही श्वेत नस्ल के हैं तब भी ठनी हुई है। इसका मतलब कि श्वेत और अश्वेत में ठने तो उतनी बुरी बात नहीं है जितनी बुरी बात ये कि श्वेत का श्वेत से ही ठन गया। तो ये जो पंक्ति लिखा हुआ है ये आपत्तिजनक है कि एक ही श्वेत नस्ल वालों में ठनी हुई है। बताओ एक श्वेत नस्ल के फिर भी ठनी हुई है, तो ये लाइन उचित नहीं है। रूढ़िवादी ईसाई, जिन्हें हिटिंगटन ने सभ्यताओं की अपनी सूची में एक सभ्यता बताया था, रूढ़िवादी से लड़ रहे हैं, यानी धर्म या धार्मिक वर्गीकरण भी समीकरण से बाहर हैं और यूरोप में पश्चिमी ताकतों के बीच टक्कर फिर से शुरू हो गई है। देखिए पूरा यूरोप अगर ये है तो इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। ऐसा, इसे बोलते हैं पश्चिमी यूरोप, इसे बोलते हैं पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में मुख्य रूप से जो बहुत सारे विकसित देश हैं वो आते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, फिर नॉर्वे, स्वीडन। अगर हम इसमें लिस्टिंग करें कि पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में कौन कौन से देश हम ले सकते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, फिर बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। तो मुख्य रूप से हम इन देशों को ले सकते हैं वेस्टर्न यूरोप में। लेकिन अगर ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो इसमें हम किनको ले सकते हैं? ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं किसे? तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, हंगरी, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा। फिर अगर हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड को भी ले सकते हैं, हालांकि स्विट्ज़रलैंड पश्चिम में होगा ज़्यादा। फिर ग्रीस, रोमानिया, बल्गेरिया और फिर टर्की को भी ले सकते हैं ईस्टर्न यूरोप में। तो ये सारे कंट्री कहलाते हैं मोटी मोटा ईस्टर्न यूरोप। कुछ कंट्री कहलाते हैं बाल्कन कंट्रीज़। यूरोप में कुछ कंट्री कहलाते हैं बाल्कन कंट्रीज़, जैसे कि अगर हम देखें उसमें जो दक्षिण के देश हैं उनको कहा जाता है बाल्कन कंट्रीज़। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें तो जैसे इटली है, इसको ले सकते हैं। फिर रोमानिया, बल्गेरिया, माल्डोवा। फिर जो बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं उसमें अगर देखें तो अल्बानिया, फिर ऐसे ही छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ये सब मिला करके बाल्कन कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या
कि रूढ़िवादी से लड़ रहे हैं, यानी धर्म या धार्मिक वर्गीकरण भी समीकरण से बाहर है। और यूरोप में पश्चिमी ताकतों के बीच टक्कर फिर से शुरू हो गई है। रूस के रूप में वे जिस महाशक्ति का सामना कर रहे हैं उसे एशिया की चीन नामक सबसे बड़ी ताकत का समर्थन हासिल है, यानी नया शीत युद्ध सचमुच में शुरू हो गया है। देखिए, एक तरफ है यूक्रेन, एक तरफ है रूस। रूस के साथ में है चाइना और रूस के अप्रत्यक्ष साथ में है इंडिया भी। यानी डायरेक्ट रूस का समर्थन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली समर्थन इस तरीके से है कि वो भारत रूस का विरोध नहीं कर रहा है, तो समर्थन भी नहीं कर रहा है, विरोध भी नहीं कर रहा है। यानी कि भारत तटस्थ है एक प्रकार से, लेकिन भारत की तटस्थता भी रूस के पक्ष में जाता है। तो इसलिए हम कह लें कि इनडायरेक्टली इंडिया रूस के पक्ष में है। और रूस से इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है। और श्री एस जयशंकर जी से एक मीडिया के किसी व्यक्ति ने पूछा कि बताइए कि रूस से इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है जबकि रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, तो क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए? तो श्री एस जयशंकर जी ने क्या कहा कि रूस से इंडिया जितना ऑयल परचेज करता है उतना यूरोप के देश एक दिन में परचेज कर लेते हैं, एक आफ्टरनून में परचेज कर लेते हैं। समझिए कि रसिया द्वारा इंडिया में भेजा गया कुल तेल यूरोप में भेजे गए एक आफ्टरनून के तेल के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि यूरोप में रशिया से ज्यादा मात्रा में तेल आता है, इंडिया में तो बहुत कम मात्रा में तेल आता है। तो बताइए, इंडिया इकोनॉमिकली रशिया का सपोर्ट कर रहा है या कि खुद यूरोप ही रशिया का सपोर्ट कर रहा है? तो इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आज की स्थिति ने जिन तमाम नई विडंबनाओं, विरोधाभासों और मिथ्याभासों को उभार दिया है उनकी सूची तैयार करें। आखिर पुराने सोवियत दौर के T-72 टैंक पूर्व वार्सा संधि, देखिए वार्सा संधि दो प्रकार की संधियां हैं। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय दो प्रकार की संधियां बनी थी। एक अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नाम का संगठन बना था जिसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जैसे ये एस शेप में अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर के नॉर्थ में जो कंट्री लगे हैं, अब देखिए ये अटलांटिक महासागर है तो इसके नॉर्थ में यानी कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर में कौन से कंट्रीज लगे होंगे? तो जाहिर सी बात है, जैसे ये यूरोप है तो यूरोप के पश्चिमी देश लगे होंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, और यहाँ पर अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो देश हैं वो भी लगे होंगे या मिले होंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन में। एग्जाम्पल में देखें तो इसमें कनाडा भी है, रूस भी है, फिर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम भी है, फ्रांस है, ये सारे देश मिलकर के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। तो सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में स्थित देशों का एक ट्रीटी है और मिलकर के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ काम होगा। तो इसका काम ये है कि नाटो में जो सदस्य देश हैं, शायद 29 की 30 सदस्य देश हैं इसमें, तो एग्जाम्पल में मान लें कि 30 हैं, तो इन 30 में से किसी भी एक देश के ऊपर यदि कोई भी देश आक्रमण करता है तो ये 30 के 30 देश मिल करके इस वाले कंट्री के ऊपर आक्रमण कर देंगे कि आपने हमारे सदस्य देश के ऊपर आक्रमण क्यों कर दिया। इसी को कहते हैं नाटो। यानी ये एक प्रकार का रक्षा संगठन है, एक प्रकार का रक्षा संगठन है। और इसी के विरोध में रसिया ने एक नए प्रकार का संगठन बनाया था
जिसको कहते थे वारसा संधि या वारसा पैक्ट कह सकते हैं, वारसा संधि कह सकते हैं, सभी की बात है, वारसा ट्रीटी कह लें, ये बनाया था। इसमें क्या बात था, इसमें भी लगभग यही बात था कि रूस के नेतृत्व में एक संगठन बन गया था जो कि नाटो के कह लें कि विरोध के या उसके विपक्ष के रूप में बनाया गया था। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब इस वार्साओ पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। लेकिन नाटो संगठन आज भी जैसे पहले चल रहा था वैसे अब भी चल रहा है, बल्कि इसमें सदस्य देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस नाटो देश में, नाटो संगठन में यूक्रेन का विचार था कि हम नाटो में मिल जाएं। और यूक्रेन की सीमा लगती है रशिया से, यानी कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर गलती से भी आक्रमण कर दिया तो यहाँ के 30 देश मिलकर के रूस के ऊपर आक्रमण कर देंगे। और यूक्रेन की सीमा से मॉस्को मुश्किल से 500 किलोमीटर के आसपास है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि अगर यहाँ से मिसाइल छोड़ा जाएगा यूक्रेन की सीमा से, तो वो धड़ाक से 5 मिनट के अंदर में जा करके रूस को, मॉस्को को तबाह कर दे, राजधानी को तबाह कर देगी। अब रूस को यही डर सता रहा था कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो रूस यदि यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करता है तो नाटो के सारे सदस्य देश मिलकर के रूस के ऊपर आक्रमण कर देंगे। और रूस की राजधानी मॉस्को यूक्रेन की सीमा से मात्र बहुत कम किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 5 मिनट के रास्ता तय करने से यूक्रेन की सीमा से मिसाइल आराम से मॉस्को पहुंच सकती है। तो इस कारण से रसिया यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया और तबाही मचा हुआ है, पिछले 1 महीने से ऊपर हो रहा है। तो अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आज की स्थिति ने जिन तमाम नई विडंबनाओं, विरोधाभासों और मिथ्याभासों को उभार दिया है, उनकी सूची तैयार करें। आखिर पुराने सोवियत दौर के T-72 टैंक पूर्व वार्सा संधि के सदस्य देश चेक रिपब्लिक से ट्रेनों में लाद कर रवाना किए जा रहे हैं। S-300 मिसाइलें स्लोवाकिया से भेजा जा रहा है और यह पूरी कवायद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और नाटो करवा रहा है। यूरोप के देश जब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार बंद कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने रूस से 38 अरब डॉलर मूल्य की एनर्जी खरीद की। देखिए यहां पर फिर से, यूरोप के देश जब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार बंद कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने रूस से 38 अरब डॉलर मूल्य की एनर्जी की खरीद की। ये वही बात है जो श्री एस जयशंकर साहब से किसी मीडिया कर्मी ने पूछा था, और उसके जवाब में श्री शेखर गुप्ता जी भी यही लिख रहे हैं कि जिस समय यूरोप के देश जब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारबंद कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने रूस से 38 अरब डॉलर मूल्य की एनर्जी की खरीद की। यानी कि ये 38 अरब डॉलर रसिया के पास गया और रसिया जाहिर सी बात है इसका यूज़ करेगा यूक्रेन के खिलाफ। यानी कि यूक्रेन के खिलाफ यूज़ किया जाने वाला पैसा खुद तथाकथित यूक्रेन के जो मित्र हैं उन्होंने रूस को दिया एनर्जी परचेस करके। ऐसे समझिए कि यूरोप के वे कंट्री जो तथाकथित रूप में यूक्रेन के दोस्त हैं, वो यूक्रेन के दुश्मन रूस से 38 अरब डॉलर मूल्य का एनर्जी परचेज किए। यानी 38 अरब डॉलर रुपीज हैज गॉन टू रसिया एंड रसिया विल यूज दिस मनी अगेंस्ट यूक्रेन एंड यूक्रेन इज सो कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ यूरोप। तो दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी कि यूरोप इज प्रोवाइडिंग मनी टू रसिया एंड रसिया इज यूजिंग दैट मनी अगेंस्ट यूक्रेन एंड यूक्रेन इज सो कॉल्ड फ्रेंड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। तो दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ यूरोप and this is the majburi of Ukraine and this is the opportunity of Rus। तो नाटो करवा रहा है। यूरोप के देश जब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारबंद कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने रूस से 38 अरब डॉलर मूल्य की एनर्जी परचेज की। ऐसी हर एक बात एक खबर बन सकती है, लेकिन हम
उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक जटिल मसले की खोज करते हैं। यह हमें इस्लामी दुनिया के सामने ला खड़ा करता है। आप सोच रहे होंगे कि मुसलमानों का इन सब से क्या वास्ता। उन्हें तो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तो उन्हें इस पचड़े में क्यों घसीटें। मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। हिटिंगटन ने कई तरह की संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन दुनिया ने उनकी इस आशंका को ही याद रखा कि ईसाई यानी पश्चिमी और इस्लामी सभ्यताओं के बीच टक्कर हो सकती है। क्या? ईसाई यानी पश्चिमी और इस्लामी सभ्यताओं के बीच टक्कर हो सकती है। यह अल कायदा के जन्म लेने से बहुत पहले 9/11 के भी एक दशक पहले की बात है। तब कोई इस्लामी मुल्क आर्थिक या राजनीतिक रूप से इतना मजबूत नहीं था कि ईसाई या पश्चिमी ताकतों के लिए खतरा बने। पाकिस्तान को बम वाला मुल्क माना जाता था, मगर उसका कभी कोई वजन नहीं रहा। आज उसके पास और बम है, मगर उसका वजन और कम हो गया है। कितना गजब लाइन। पाकिस्तान को बम वाला मुल्क माना जाता था, मगर उसका कभी कोई वजन नहीं रहा। आज उसके पास और बम है, मगर उसका वजन और कम है। तब तक चीन भी इतना खतरनाक नहीं दिखता था, इसलिए रणनीति के बारे में भविष्यवाणियां करने वालों को कई देशों को एकजुट करने वाली किसी ताकत की कल्पना करनी ही थी। इस्लाम वह ताकत हो सकती थी, खासकर उम्मा वाली उसकी अवधारणा के कारण। ये उम्मा अवधारणा क्या है, इसको हम देखेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि अगर इसमें आर्टिकल में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उम्मा हम देखने का प्रयास करेंगे, या अभी लास्ट में देखते हैं गूगल पे जाकर के उम्मा क्या होता है इस एडिटोरियल की समाप्ति के बाद। इन सिद्धांतों के 3 दशक बाद सभ्यताओं के बीच टक्कर की जगह एक ही सभ्यता नस्ल, देखिए फिर से, इन सिद्धांतों के 3 दशक बाद सभ्यताओं के बीच टक्कर की जगह एक ही सभ्यता, क्या एक ही सभ्यता, एक ही नस्ल और भूगोल के अंदर ही युद्ध शुरू हो गया। जबकि 2 विश्व युद्धों में ऐसा कम ही हुआ था। 90 वाले दशक के शुरू में एक नए तरह के युद्ध की कल्पना की गई थी और हमेशा की तरह शक की सुई इस्लामी दुनिया की ओर घूमती थी, लेकिन वास्तव में ऐसा क्यों नहीं हुआ। मुस्लिम दुनिया को आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में शायद ही प्राथमिकता मिलती है। तब भी प्राथमिकता तो मेरे पाकिस्तान में खूब बवाल मचा हुआ है। वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान को गद्दी से उतार दिया गया है और वहाँ के एक नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, उनका नाम पता नहीं है। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के नए नए, उन्होंने भी आते ही ये कह दिया कि हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी ए फ्रेंड ऑफ इंडिया, लेकिन कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के बाद। एंड आप जानते हैं कि कश्मीर 1948 में ही जब पाकिस्तान ने इसके ऊपर अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से आक्रमण कर दिया था, उसी समय वहाँ के महाराजा ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया था। यानी इंडिया कश्मीर इज द अभिन्न हिस्सा, अभिन्न भाग ऑफ इंडिया सिंस 1948। 1948 क्या, हजारों सालों से कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान भी तो भारत का ही हिस्सा था। अगर मौर्यन पीरियड में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के समय तक देखें तो आज का पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान, ये सारे के सारे यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन 1947 में जब 15 अगस्त को भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से, उनके जंजीरों से आज़ाद हुआ, तो 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया कि 15 अगस्त को भारत का है, तो हम इससे एक दिन पहले मनाएंगे, यानी 14 अगस्त को मनाएंगे क्या, पाकिस्तान का स्वाधीनता दिवस। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 14 अगस्त को याद करेंगे विभीषिका दिवस के रूप में, ऐसे कोई दिवस है उसके रूप में, आज़ादी की ऐसे कुछ विभीषिका दिवस, क्योंकि 14 अगस्त के दिन ऐसा हुआ था कि बहुत दुखद घटना हो गई, कई लोग मारे गए, लोगों का बहुत संख्या में पलायन हुआ भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की ओर। तो इतनी त्रासदी को देखते हुए, इस संवेदनशीलता को याद करते हुए, इस ऐतिहासिक दुखद घटना को याद करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 14 अगस्त को मनाएंगे एज द डे ऑफ विभीषिका। मुस्लिम दुनिया को आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में शायद ही प्राथमिकता मिलती, तब भी नहीं जब सऊदी अरब यमन में मुसलमान और अरब भाइयों पर हमला करता है, या इजराइल फिलिस्तीनियों पर हमला करता है, या दुनिया के एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामी देश में बड़ा सियासी नाटक खेला जाता है, या जब रोहिंग्या मुसलमानों को यातना दी जाती है और उनका कत्ल किया जाता है, या तब तो नहीं ही जब चीन में उइगर मुसलमानों पर, चीन में देखें, चीन एक कंट्री है एशिया का, जिसकी आबादी लगभग 150 करोड़ है, जिसकी राजधानी बीजिंग है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, और ये विश्व में पहला सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। इस देश चाइना कंट्री में एक प्रांत है जिसका नाम है शिनजियांग, जिसका नाम है, ये नाम है, स्पेलिंग देखिए, जिनजियांग बोले या शिनजियांग, शिनजियांग प्रांत, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर वाले हिस्से से भी लगता है। इस प्रांत में लगभग 1.5 मिलियन ऑफ उइगर मुसलमान रहते हैं, जिनको यातनाएं दी जाती हैं, जिनका नस्ल परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरे मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, वो इस मुद्दे पर शांत रहते हैं, मूक मंडूक होकर के इसका दर्शन करते हैं। तो ये शिनजियांग प्रांत जो है ये पाकिस्तान से भी लगता है। अगर हम मैप में देखें तो जैसे ये अपना प्यारा इंडिया है ये, और यहाँ से लगता है पाकिस्तान, और ये लगता है अफ़गानिस्तान, यानी भारत से अफ़गानिस्तान की सीमा लगभग 108 किलोमीटर के आसपास लगती है, से 106 किलोमीटर। ये जो सीमा है ये है अफ़गानिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है अपना सुंदर सा इंडिया। तो इसके उत्तर में जो ये प्रांत दिख रहा है ये चाइना का शिनजियांग प्रांत है। ये जो प्रांत है ये चाइना का शिनजियांग प्रांत है। तो शिनजियांग प्रांत अफ़गानिस्तान से भी लग रहा है, और हम कह लें कि पाकिस्तान से तो डायरेक्टली नहीं लग रहा है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में भी हो सकता है या फिर है, क्योंकि वर्तमान में देखें तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC, ये वाली लाइन, इसके इस तरफ वाले हिस्से पर पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से शिनजियांग प्रांत भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इसकी वास्तविक सीमा इससे नहीं लगती, बल्कि ये भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। तो उइगुर मुसलमानों के साथ में जो हो रहा है उसकी कोई खबर नहीं है। उइगर मुसलमानों पर क्रूर सामूहिक अत्याचार ढा रहा होता है। उम्मीद की जा रही थी कि मुस्लिम दुनिया अब तक सभ्यतागत खतरे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी हो गई होती, आज वह अपने भीतर छोटे छोटे झगड़ों में उलझी है। बड़ा झगड़ा ईरान और सऊदी अरब तथा खाड़ी के अमीर अरबों के बीच है। यमन, लेबनान या सीरिया तक इसी बड़े झगड़े की चपेट में है। ईरान के विपरीत सुन्नी बहुल तुर्की भी, क्या देखें, जो तुर्की है वो सुन्नी बहुल कंट्री है, जो पाकिस्तान है वो सुन्नी बहुल कंट्री है, जो ईरान है वो शिया बहुल कंट्री है। ठीक है, तो उम्मीद की जा रही थी कि मुस्लिम दुनिया अब तक सभ्यतागत खतरे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी हो गई होती, आज वह अपने भीतर छोटे छोटे झगड़ों में उलझी है। बड़ा झगड़ा ईरान और सऊदी अरब तथा खाड़ी के अमीर अरबों के बीच है। यमन, लेबनान या सीरिया तक इसी बड़े झगड़े की चपेट में है।
ईरान के विपरीत सुन्नी बहुल तुर्की भी इसी होड़ में शामिल है। यूक्रेन ने इसे भी अस्त व्यस्त कर दिया है। तुर्की के एर्दोगन अब हड़बड़ी में इजराइल के राष्ट्रपति का अभूतपूर्व स्वागत कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, ये शायद ओआईसी की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में, हाँ इसी की बात है, ने इस्लामाबाद में हुए अपने ताज़ा शिखर सम्मेलन में उइगरों की हालत का जितना रोना नहीं रोया, उससे ज़्यादा चीनी विदेश मंत्री का सबसे सम्मानित मेहमान के रूप में स्वागत किया गया। देखिए कितना सिर्फ मतलब क्या, पाकिस्तान के बगल में ही उइगर मुसलमानों के साथ में इतना यातना हो रहा है चीन के द्वारा, लेकिन चीन के ही विदेश मंत्री, इनका नाम शायद वांग यी करके है, वांग यी, इनका स्वागत होता है, जोर तोड़ से होता है। कहाँ पर? ओआईसी के बैठक में, जो कि इस्लामाबाद में संपन्न हुआ था। ओआईसी जो है वो यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। इसकी स्थापना 1969 में मोरक्को में हुआ था और ये यूएन के बाद दूसरा बड़ा संगठन है। इसमें 57 सदस्य देश आते हैं ओआईसी में। तो चीनी विदेश मंत्री का सबसे सम्मानित मेहमान के रूप में स्वागत किया। पाकिस्तान में सत्ता संभाल रहे लोगों ने पश्चिम के साथ संबंधों की दिशा बदली है, जबकि मुस्लिम दुनिया की रहनुमाई करने के सपने देखने वाले इमरान खान को कार्यमुक्त कर दिया गया। माना गया था कि ईसाई और इस्लाम आपस में लड़ेंगे, इसमें यहूदी भी जोड़ लीजिए, लेकिन आज ये तीनों मध्य पूर्व में एक साथ जुड़ गए हैं। अगर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी अमन कायम कर रहे हैं, अगर मुसलमानों से ही छोटे छोटे युद्ध लड़ रहे हैं, अगर दुनिया के अमन को सबसे बड़ा खतरा यूरोप और ईसाई सभ्यता के अंदर से उभर रहा है, तो इन तमाम बातों से साफ है कि दुनिया इस कदर बदल चुकी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये एडिटोरियल था। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था। तो लेनिन जो कि 1921 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करता था, इन्होंने नव आर्थिक नीति लेकर के आई थी, जिसमें पंचवर्षीय योजना वगैरह की भी बात थी। तो इन सबको कैसे भारत ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात अपनाया, इसके बारे में चर्चा हमें करना है। ये बेसिकली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो रूस के आर्थिक नीतियों से प्रभावित थे, वहाँ की समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित थे, लेकिन रूस में साम्यवादी व्यवस्था पाई जाती है, यानी समाजवादी का चरम रूप। तो जेएनजी जो हैं, जेएलजी, वो साम्यवादी रूप को नहीं चाहते थे और ना ही पूंजीवाद के, कैपिटलिज्म के रूप को चाहते थे, बल्कि वो इन दोनों के मध्यस्थ में आकर के चाहते थे, जिसको हम कह सकते हैं कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, या समाजवादी की ओर झुका हुआ और कैपिटलिज्म का भी ज़्यादा विरोध ना करते हुए की ओर झुक करके उन्होंने काम किया। तो रूसी क्रांति के ये अपना मॉडल आंसर है, इसको हम हूबहू कई बार पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। छोटा सा इसका आंसर है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहीं पर ख़त्म हो गया, यहीं से शुरू हुआ यहीं पर ख़त्म। तो पढ़ें इसका आंसर क्या है कि कैसे भारत ने अपनाई 1921 के रूस के नव आर्थिक नीति को, भारत के प्रधानमंत्री ने या भारत की आर्थिक व्यवस्था ने किस प्रकार से वहाँ की आर्थिक व्यवस्था से नीतियों को अपनाया, इसका मूल्यांकन करना है। रूसी क्रांति के पश्चात लेनिन ने राष्ट्र के विकास के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल तैयार किया, जिसकी सफलता ने भारतीय नीति निर्धारकों के ऊपर भी प्रभाव डाला। भारतीय नीतिकारों ने भूमि सुधार एवं जमींदार उन्मूलन के लिए स्वतंत्रता पश्चात जो नीतियां बनाई, वह पूर्व में लेनिन द्वारा रूस में किए गए भूमि सुधारों एवं कम्यून व्यवस्था पर आधारित थे। कम्यून व्यवस्था मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए एक गांव है, तो एक गांव में मान लीजिए कि 50 परिवार हैं, तो 50 परिवार में
ज़्यादातर महिलाएं ही अपने अपने घर में काम करेंगी। मान लीजिए कि हर परिवार में 2 महिलाएं काम करती हैं अपने घर के लिए, तो उस गांव की 100 महिलाएं केवल घरेलू काम में ही करेंगी, किसी अन्य प्रकार का काम नहीं कर सकते। कम्यून व्यवस्था में यही होता है कि इसमें क्या होगा कि 100 महिलाएं एक ही प्रकार का काम ना करके 5 या 6 महिलाएं, 5 या 6 पुरुष, यानी कि 8-10 लोग मिल करके, 5 पुरुष 5 महिला या 10 महिला 0 पुरुष या 10 पुरुष 0 महिला, जैसे कॉम्बिनेशन बने, जैसे वहाँ का समाज है जैसे स्वीकार करता है। इस प्रकार से जो काम 100 लोग करते थे वो काम 8 से 10 लोग करें, यानी खाना बनाने काम और सारा काम जो है 4 6 10 लोग मिलकर के कर लें, सारा गांव उसी में अपना बैठकर खा लें एक ही साथ बैठ करके। फिर कपड़ा धुलने का काम किसी 2-3 लोगों को दे दिया जाए, पूरे गांव का कपड़ा वही लोग साफ करें। पूरे गांव की सफाई काम 3-4 लोगों को दे दिया जाए, पूरे गांव सफाई वही करें। तो इस प्रकार से पूरे गांव के लोग मिल करके पूरे गांव का काम एक साथ करते हैं, तो इसको कहा जाता है कम्यून व्यवस्था, कम्यून सिस्टम। तो भूमि सुधारों एवं कम्यून व्यवस्था पर आधारित थी। कहाँ? रूस की। भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, जिसको हदबंदी कहा जाता है, लैंड सीलिंग कहा जाता है, चकबंदी व्यवस्था के ऊपर लेनिन के समाजवादी आर्थिक मॉडल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। इसी प्रकार औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकारी औद्योगिकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई। बड़े एवं महत्वपूर्ण उद्योगों की अवस्थापना एवं संचालन का दायित्व सरकार का मानते हुए कुछ उद्योगों को केवल सरकारों के क्षेत्र के लिए संरक्षित किया गया। इसके साथ ही साथ विभिन्न परियोजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी भी सरकार की मानी गई। कृषकों को दिए जाने वाले भू अधिकारों पर भी लेनिन की नीतियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। इस प्रकार लेनिन के समाजवादी आर्थिक मॉडल ने भारतीय समाजवादी आर्थिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी। तो ये इसका मॉडल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न, सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति की सफलता के क्या कारण थे, उसके महत्व का भी विश्लेषण करना है। तो बोल्शेविक क्रांति क्या है, उसका कारण क्या था और फिर इसका क्या महत्व है, सारा इसमें आंसर है। बोल्शेविक क्रांति, यह क्रांति रूस की क्रांति के रूप में जानी जाती है। यह क्रांति 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना रही, जिसके बाद जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो गया। इस क्रांति के मुख्य थे तत्कालीन समाज का 3 विभिन्न श्रेणियों में बटा होना, जिनमें आपसी सद्भावना नहीं थी। बोल्शेविक क्रांति की सफलता के कारण क्या थे? लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर-नवंबर 1917 को रूस की बोल्शेविक क्रांति सफल हुई, जिसकी सफलता के अनेक कारण थे। पहला, रूसी जनसंख्या में कृषकों एवं मजदूरों का बाहुल्य था और बोल्शेविकों ने इनके हितों की मांग को उठाकर इनका समर्थन प्राप्त किया था। तो पहला कारण ये था कि रूसी जनसंख्या में कृषकों और मजदूरों का बाहुल्य था और बोल्शेविकों ने इनके हितों की मांग को उठाकर इनका समर्थन प्राप्त किया था। कृषकों को भय था कि बोल्शेविकों के हारने से इनकी भूमि छिन जाएगी और जमींदारों को पुनः बोलबाला हो जाएगा। इससे बचने के लिए किसानों ने बोल्शेविकों की पूरी मदद की। दूसरा, रूस जैसे विशाल देश में क्रांतिकारियों को पकड़ना और उनके संगठन को तोड़ना आसान नहीं था। इसलिए जार शाही बोल्शेविकों के खिलाफ रहते हुए भी पूरे राज्य में क्रांतिकारियों को पकड़ने में अक्षम रही, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः बोल्शेविकों की क्रांति सफल हुई। तीसरा कारण क्या था? बोल्शेविक क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के काल में हुई थी। इस कारण साम्यवादी रूस से नफरत करते हुए भी मित्र राष्ट्र इससे युद्ध नहीं कर सके। मित्र राष्ट्रों के युद्ध में व्यस्तता का लाभ उठाकर ट्राटस्की ने 55 लाख का लाल सेना का गठन किया। चौथा, लाल सेना के सैनिक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। रूस की प्रतिक्रियावादी ताकतों का सामना इन सब ने अच्छी तरह से किया। प्रतिबद्ध लाल सैनिकों की निष्ठा बोल्शेविक क्रांति की सफलता में सहायक सिद्ध हुई। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी के पूर्वार्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। रूसी क्रांति का प्रभाव केवल रूस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरगामी प्रभाव भी पड़ा।
इस क्रांति ने सर्वप्रथम मार्क्सवादी विचारधारा को साकार रूप प्रदान किया। नेक्स्ट प्रश्न, साम्यवाद कम्युनलिज्म पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। आधुनिक काल में साम्यवाद, साम्यवादी आंदोलन एवं साम्यवादी दलों का आधार मार्क्सवाद है। कार्ल मार्क्स और अन्य लेखकों के द्वारा लिखे तथ्यों के आधार पर यह व्यवस्था कार्यरत है। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित तथा समाजवाद की चरम परिणति है। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समता मूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। ऐतिहासिक और आर्थिक वर्चस्व के प्रतिमान ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होगा। अधिकार और कर्तव्य में आत्मार्पित सामुदायिक सामंजस्य स्थापित होगा। स्वतंत्रता और समानता के सामाजिक राजनीतिक आदर्श एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। न्याय से कोई वंचित नहीं होगा और मानवता का एकमात्र जाति होगी। श्रम की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ और तकनीक का स्तर सर्वोच्च होगा। साम्यवाद सिद्धांततः अराजकता का पोषक है। ये साम्यवाद सिद्धांततः अराजकता का पोषक है, जहां राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मूलतः यह विचार समाजवाद की उन्नत अवस्था को अभिव्यक्त करता है। साम्यवाद का असर 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक देखने को मिला था, जब दुनिया भर के कई देश इस व्यवस्था को अपना चुके थे। इन देशों में रूस, चीन, वेनेजुएला, कोरिया, वियतनाम आदि शामिल थे। भारत में भी कुछ लोग साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे तथा उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) जैसी पार्टी का गठन किया। इस विचारधारा के अनुसार समाज में व्याप्त असमानता पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है और जब तक पूंजीवादी का बोलबाला रहेगा तब तक ये असमानता कभी खत्म नहीं हो सकती। इसके अनुसार समाज में दो प्रमुख वर्ग हैं, पहला पूंजीपति और दूसरा शोषित, या इनको बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो बुर्जुआ वर्ग या सर्वहारा वर्ग या शोषित वर्ग, और दूसरा था पूंजीपति वर्ग। इसके अनुसार पूंजीपति सदैव शोषित वर्ग का शोषण करता है। यह तानाशाही पर भी भरोसा करता है, जहां पर शोषित वर्ग कुलीन वर्ग को दबाकर अपने को स्वतंत्र करता है। चीन और रूस साम्यवाद के बड़े उदाहरण हैं, परंतु 1991 के बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व स्तर पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव कम हुआ। चीन में इसका प्रभाव साम्यवाद में भी कई प्रकार की कुरीतियां हैं तथा यह हिंसा के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। मार्क्सवाद की मूल भावना है कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। भारत में साम्यवादी विचार अवधारणा तथा दलों का प्रभाव केरल, बंगाल आदि राज्यों में काफी समय तक प्रभावी रहा, परंतु भारत में यह अवधारणा अब दम तोड़ती नजर आ रही है। लेकिन इसका सचरम रूप नक्सलवाद के रूप में आज भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती पेश करता है, बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो पूंजीवाद और समाजवाद में प्रमुख अंतर निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। पहला, राज्य की भूमिका में देखें क्या डिफरेंस होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका न्यूनतम अत्यधिक कम होती है। यह अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति के सिद्धांत तथा कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति के सिद्धांत तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर संचालित होती है, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं पाया जाता, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका अधिक होती है। इसमें उत्पादन के साधनों, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का नियंत्रण रहता है तथा सामाजिक न्याय को वरीयता दी जाती है। फिर निजी संपत्ति के मामले में देखें पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर है। तो पूंजीवाद में निजी संपत्ति विद्यमान होती है,
जबकि समाजवाद में संपत्ति का समान वितरण करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात संपत्ति पर सामूहिक अथवा सार्वजनिक अधिकार होता है। तीसरा, स्वतंत्रता एवं समानता। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। स्वतंत्रता एवं समानता। पूंजीवाद में स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, अर्थात व्यक्तियों को उनकी इच्छा एवं पसंद के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। समाजवाद में समानता के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें संपत्ति के विकेंद्रीकरण की कोशिश की जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे अगर भारतीय संविधान के डीपीएसपी में भाग 4 में आर्टिकल 39 में क्लॉज बी और सी देखें तो वो आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करता है। तो वैसे ही इसमें संपत्ति के विकेंद्रीकरण की कोशिश की जाती है तथा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन इस प्रकार किया जाता है जिससे वंचित लोगों को भी उनकी मूलभूत आवश्यकता की वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त हो सकें। प्रतिस्पर्धा के बेस पर अगर देखें तो पूंजीवादी और समाजवादी में क्या डिफरेंस है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन पाई जाती है। इसमें समाज के लोग आर्थिक राजनीतिक संदर्भ में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सहयोग कोऑपरेशन की भावना पर बल दिया जाता है। तो इसमें कंपटीशन है, इसमें कोऑपरेशन है, ये डिफरेंस है। और उत्पादन प्रणाली के आधार पर देखें तो पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पूंजी, श्रम तथा भूमि पर निजी स्वामित्व होता है, जबकि समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया, एडिटोरियल का एनालिसिस हो गया। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।